भाई चलिए पढ़ते हैं भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। देखिए यहाँ पर जो अनुच्छेद लिखा है अनुच्छेद 243 से 243 ओ, ठीक है, ये एक सब आर्टिकल रहेंगे इसके अंतर्गत ABCDEFG, ठीक है, लगभग 16 आर्टिकल रहेंगे। इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन जो बेसिक चीज़ें इसके बारे में हैं वो हम लोग देखेंगे क्लास में, मतलब इसी क्लास में देखेंगे, और वही चीज़ आर्टिकल के अंतर्गत लिखी हुई है तो उनको हम लोग बाद में देखेंगे लास्ट में, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए पंचायती राज व्यवस्था, जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि ये पंचायती राज व्यवस्था का मतलब क्या है, मतलब है स्थानीय स्वशासन। देखिए पहले क्या था, देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम कर रही हैं। देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम कर रही हैं। जैसे मान लीजिए आप छोटे से कस्बे से हैं, छोटे से गांव से हैं, तो वहाँ पर आपको दिक्कत होती है तो आप मतलब क्या विधायक पास सीधे जाएंगे, या अगर सांसद तो सांसद पास सीधे जाएंगे, ठीक है। उनके पास तो इतना वक्त होता नहीं है, तो इनके ही एक तरीके से इनका ही काम का बोझ कम करने के लिए और आपकी या हमारी दिक्कतों को दूर करने के लिए स्थानीय स्वशासन की बात की गई थी, ठीक है। स्थानीय स्वशासन की बात की गई थी। जैसे यहाँ पर देखो स्थानीय स्वशासन पहले क्या था, केंद्र सरकार राज्य सरकार। अब भाई देखिए केंद्र में क्या होता है, सांसद होते हैं, और राज्य में क्या होता है, विधायक होते हैं। तो स्थानीय स्वशासन की बात की गई थी। देखिए स्थानीय स्वशासन मतलब ग्राम स्वराज, और ग्राम स्वराज का सपना देखा था महात्मा गांधी जी ने। देखिए जब संविधान सभा जब बैठी हुई थी तो वहाँ पर इसको रखने की बात हुई थी कि स्थानीय स्वशासन को लाना है। तो वहाँ पर दो पक्ष हो गए थे। एक पक्ष हो गया था मतलब एक पक्ष वो हो गया था जो चाहते थे कि स्थानीय स्वशासन लागू हो, और एक पक्ष वो हो गया था जो चाहते थे कि वो स्थानीय स्वशासन को ना लाएं। इसमें जो विपक्षी दल के लोग थे, इनमें सबसे बड़े नेता का नाम आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं थे कि स्थानीय स्वशासन लागू किया जाए। इसकी वजह दोस्तों ये थी, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सही थे कि उस समय छुआछूत और जातिवाद बहुत ज़्यादा चल रहा था। गांव में अगर ये बात पहुंचती तो गांव में जो उच्च जाति के लोग हैं उनको ही प्रधान या मुखिया बनाया जाएगा, और फिर से वही बात होगी। तो कहीं ना कहीं जो दलित समाज था उसका यहाँ पर कोई भी कल्याण होने की बात नहीं सामने आ रही थी। इसलिए और ऊपर से शोषण होने की बात समझ रहे थे कि शोषण और भी हो सकता है, तब उनके पास पावर हो जाएगी। भाई देखिए गाँव का जो प्रधान होता है तो उसके पास पावर तो होती ही है। तो इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं वो इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। तो एक व्यक्ति थे के संथानन। तो के संथानन ने एक सुझाव दिया कि ऐसा करते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था जो है इसको DPS में डाल देते हैं, मतलब नीति निर्देशक तत्व में डाल देते हैं अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि स्थानीय शासन दो भागों में बटा हुआ है। एक बटा हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में, एक बटा हुआ है नगरीय क्षेत्र में। तो हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों आज है ग्रामीण क्षेत्र में, जिसमें जिला परिषद या जिला पंचायत बोलते हैं, पंचायत समिति या जनपद बोलते हैं, और ग्राम पंचायत बोलते हैं। तो ये हम लोग तीनों चीज़ें देखेंगे आर्टिकल के अंतर्गत, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नगरीय क्षेत्र के बारे में, ठीक है। चलिए अब देखिए स्थानीय स्वशासन की बात अगर करते हैं तो इसका एक ऐतिहासिक तथ्य ये है कि लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है, जो 1880 से 1884 तक ये कौन था, वायसराय था, ठीक है, वायसराय था। और इसने 1882 में जिला बोर्डों की स्थापना की थी। स्थानीय स्वशासन को अच्छे से विकसित करने के लिए जिला बोर्डों की स्थापना की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है। और संविधान सभा ने सुझाव दिया कि इसे जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा जाए, ये बात कही गई थी, ठीक है। अब इतनी बात हो गई। अब देखिए जो जवाहरलाल नेहरू हैं इन्होंने 2 कार्यक्रम चलाए थे। वो कार्यक्रम क्या हैं, देखिए जवाहरलाल नेहरू जी ने एक कार्यक्रम चलाए थे स्थानीय स्वशासन में, मतलब एक तरीके से विकास करने के लिए, उनके उन्नत करने के लिए। एक तो देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बन जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है पेपर में। देखिए 2 अक्टूबर 1552 में सामुदायिक कार्यक्रम की स्थापना की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने, तब PM थे ये। और 2 अक्टूबर 1953 में, एक साल बाद जो है राष्ट्रीय प्रसार सेवा की स्थापना की थी। हुआ कहता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम फेल हुआ, उसके बाद एक और कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, ठीक है। तो ये भी फेल हो गया था। अब ये जब फेल हो गया था तब ये मतलब बात उठी कि आखिर ये फेल क्यों हो रहा है। तो एक व्यक्ति थे बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता व्यक्ति थे, इन्होंने सुझाव दिया कि देखिए आप जो भी योजना ला रहे हो इनके लिए, वो सब केंद्र पे हैं, सब बहुत ही उच्च लेवल की हैं, बहुत ही मतलब ऊंचे लेवल से हैं, आप नीचे तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। वो समस्या मतलब जो भी समस्याएं लोगों को हैं वहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। ये जो आपने चलाया है कार्यक्रम, ये बहुत ही ऊंचे लेवल का है, ठीक है, बहुत ही ऊंचे लेवल का है। इसलिए इन्होंने कहा
तब ये जो पीएम ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई क्या करना चाहिए, तो एक कमेटी बनाई गई थी। तो कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, 1957 में। अब इन्होंने क्या सुझाव दिया, इन्होंने सुझाव दिया कि पहले तो आप लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपना लीजिए। अब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब दोस्तों क्या होता है कि देखिए, मतलब शक्तियों का बंटवारा करना। विकेंद्री मतलब बंटवारा कर दे, केंद्र मतलब एक साथ ले आए। तो विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया किसने, बलवंत राय मेहता जी ने सबसे पहले। और अब देखिए इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जाहिर सी बात है कि नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि बलवंत राय मेहता जो है इसके अध्यक्ष थे। और ये समिति कब आई थी, 1957 में। और कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया किसने, बलवंत राय मेहता जी ने। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है बलवंत राय मेहता जी को, ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है बलवंत राय मेहता जी को, और पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है, वो भी कहा जाता है बलवंत राय मेहता जी को, ठीक है। दोनों चीज़ याद रखेंगे। अब देखिए त्रिस्तरीय क्या है सुझाव दिया, जिला परिषद या जिला पंचायत, पंचायत समिति या जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत। तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें मतलब अपनाने को कहा। अब भारत सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार तो कर लिया, ठीक है, और राज्यों को प्रेरित भी किया, राज्यों को प्रेरित किया। अब जैसे अब राज्यों को प्रेरित इसलिए कर सकते थे क्योंकि ये अभी संवैधानिक दर्जा इसको प्राप्त नहीं है, तो राज्यों को प्रेरित कर सकते थे, जबरदस्ती थोप नहीं सकते थे कि अपने यहाँ तुम पंचायती राज व्यवस्था को लागू करो, ठीक है। तो भारत सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया और राज्यों को प्रेरित किया अपने अपने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करें, ये बात उन्होंने कही, ठीक है। बाकी मर्जी की बात थी यहाँ पर। तो इसी का ध्यान रखते हुए राजस्थान पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया, और 2 अक्टूबर 1959, ये डेट आप याद रखेंगे, 2 अक्टूबर 1959 को पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। कहाँ, राजस्थान के नागौर। यहाँ तक क्वेश्चन आता है, अगर और क्वेश्चन गहराई में आता है तो नागौर के बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार लागू किया गया। देखिए उसके 9 दिन बाद क्या हुआ, 11 अक्टूबर आंध्र प्रदेश में दूसरा राज्य बना आंध्र प्रदेश जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया और पंचायती राज संस्था का चुनाव कराया। पंचायती संस्था का इसने चुनाव कराया। अगर देखें तो इस प्रकार चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन बना, वो बना आंध्र प्रदेश, और जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया पहले वो बना राजस्थान, ठीक है। अब देखिए ये भी सफल नहीं हो पाई, तो उसके बाद क्या आते हैं, अशोक मेहता समिति आती है 1977। अब यहाँ पर देखिए 1957 से लेके कुछ नहीं हुआ, 1977 तक ये सब चलता रहा। उसके बाद अशोक मेहता समिति आई जिसमें कहा गया, ठीक है, तब सरकार कौन थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी। देखिए इन्होंने कहा कि ऐसा करिए, आप गांव तक सीमित मत रहिए, गांव तक नहीं, आप ब्लॉक तक रहिए, ठीक है। तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का इन्होंने सुझाव दिया। इसमें जिला परिषद या जिला पंचायत, पंचायत समिति या जनपद पंचायत, ठीक है। गांव को इन्होंने नहीं लिया। और कार्यकाल की बात कही, 4 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए, और कर लगाने का भी अधिकार दिया। जो पंचायत जहाँ पर जो गांव वगैरह जहाँ पर बनेगी उनको कर लगाने का अधिकार दिया जाएगा, और पंचायतों के लिए अलग वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी, ठीक है। SC/ST को आरक्षण देने की बात की इन्होंने, और ग्राम न्यायालय के गठन का भी इसके लिए भी सुझाव दिया कि ग्राम न्यायालय होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 स्तरीय की बात हो रही, 2 स्तरीय संस्था की, मतलब पंचायती राज व्यवस्था की 2 स्तरीय की बात हो रही है, ठीक है। और बलवंत राय मेहता जी ने त्रिस्तरीय की बात की। इन्होंने क्या कहा कि गांव तक आप मत जाइए, ठीक है, आप खाली ब्लॉक स्तर तक रहिए, समझ गए। देखिए अब क्या हुआ कि देखिए 1989 में सरकार गिरने के कारण सिफारिशें जो हैं वो स्वीकार की ही नहीं गई, और इसके बाद जो है GV के राव समिति आई 1985 में, ठीक है। अब यहाँ पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं कि इसमें क्या हुआ, बस का इतना ध्यान रखेंगे कि ये क्रम में लगाएंगे। तो 1985 में GV के राव जो है समिति आई। इसके बाद देखिए एक समिति आती है LM सिंघवी समिति 1986 में, तब राजीव गांधी की सरकार थी, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, देखिए इन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था का जो है संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। अब यहाँ पर देखिए संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव जो है पहली बार दिया गया था LM सिंघवी समिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक संवैधानिक दर्जा देने की बात नहीं हुई थी, लेकिन LM सिंघवी समिति ने इसको संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। कब हुई थी, 1986 में। तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात यहाँ पर इन्होंने की, और त्रिस्तरीय ढांचे की बात की, जो बलवंत राय मेहता जी ने कहा था उसके। कर लगाने का अधिकार दिया जाए, भाई कर लगाने का भी अधिकार दिया जाए। और देखिए यहाँ पर लिखा है राज्य चुनाव आयोग के गठन करने की सिफारिश की इन्होंने, ठीक है। राज्य चुनाव आयोग के गठन करने की सिफारिश इन्होंने की, और ग्राम न्यायालय के गठन का भी सुझाव
कई गांवों को मिलाकर, ठीक है। ग्राम न्यायालय का गठन करने की बात की, लेकिन कई गांवों को मिलाकर, ऐसा नहीं है कि हर एक गांव में एक न्यायालय होगा, कई गांव मिला लीजिए, वहां पर एक ग्राम न्यायालय की स्थापना कर दीजिए, ये इन्होंने कहा, ठीक है। इसके बाद देखिए आती है पीके थुंगर समिति, ये आती, देखिए समिति आपको याद रखना है, और क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो पीके थुंगर समिति आती है 1988 में, तब भी राजीव गांधी की सरकार होती है। इन्होंने क्या सुझाव दिया, देखिए इन्होंने सुझाव दिया कि इसमें भी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात की, लेकिन सबसे पहले किसने किया, LM सिंघवी ने सबसे पहले बात की थी, ठीक है। और महिलाओं का देखिए यहाँ पर आरक्षण की बात पहली बार आती है कि महिलाओं और SC ST को और OBC को आरक्षण देने का सुझाव दिया गया, सुझाव दिया इन्होंने, ठीक है, किसने, पीके थुंगर समिति ने। राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने का सुझाव दिया, यहाँ पे ये स्थापना लिखा हुआ है, और कार्यकाल जो है 5 वर्ष रखने का सुझाव दिया। अशोक मेहता की समिति ने 4 वर्ष का कार्यकाल रखने का सुझाव दिया था, लेकिन यहाँ पर 5 वर्ष की बात आ रही है। अब देखिए 1989 में जो है राजीव गांधी सरकार ने सारी बातें मान ली और खुश होकर उन्होंने कहा कि अब तो हम लोग इसको संवैधानिक दर्जा दे के ही रहेंगे, ठीक है। तो राजीव गांधी सरकार ने क्या किया कि लोकसभा में जो है 64वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, ठीक है, लोकसभा में 64वां संविधान संशोधन पेश किया, और ये लेकिन पारित नहीं हो पाया, पर ये राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया। बस देखिए दोनों सदन से पास होना जरूरी है, उसके बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे तभी तो कोई संशोधन माना जाएगा। तो ये 64वां विधेयक था संशोधन, ये जो है अधिनियम नहीं बन पाया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सरकार गिर गई और VP सिंह की सरकार ने भी प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई। तो 64वां, ये याद रखिएगा कि जो 64वां संविधान संशोधन विधेयक था, ये पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किया गया था। 64वां संविधान संशोधन विधेयक है, अधिनियम नहीं बना क्योंकि लोकसभा से पास हो गया था, राज्यसभा से पास ये नहीं हो पाया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का जो अधिनियम संशोधन अधिनियम है वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, तब PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, और हम लोग पढ़ते हैं 1992 से 93। ये आखिर कैसे होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पारित हुआ, ठीक है, 22 दिसंबर 1992 को ये लोकसभा में पारित हुआ। उसके एक दिन बाद 23 दिसंबर 1992 में ये राज्यसभा से भी पारित हो गया, ठीक है। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए, और देखिए 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में ये लागू हो गया। अगर एक्चुअली बात अगर कहे कि ये 73वां संविधान संशोधन कब से लागू हुआ तो ये 1993 माना जाएगा, ठीक है। लेकिन 73वां संविधान संशोधन कभी कभी 1992 देता है पेपर में, कभी कभी 93 देता है, तो दोनों सही है, लेकिन दोनों में से अगर कहीं एक आ जाए तो आपको 1993 ही लगाना चाहिए, क्योंकि ये लागू हुआ था 1993 में। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और है, जब 24 अप्रैल 1993 को देश में लागू हो गया था, इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया था, तभी हम लोग 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या हुआ, तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में क्या हुआ, संविधान के भाग 9 में, देखिए भाग 9 पहले से ही था, उसमें राज्य के बारे में कुछ लिखा हुआ था ABCD करके, उसको हटा के, ठीक है, ये खाली पड़ा था, इसलिए भाग 9 में ही इसको रख दिया गया था, ठीक है। इसके लिए कोई भाग स्पेशल रूप से नहीं बनाया गया था। जो हमारे संविधान में जो 22 भाग हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, तो भाग 9 पहले से ही था, ठीक है। तो संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243O तक जो है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है, और इसको 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिसमें 29 विषय हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या थी, देखिए जिला पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये 3 इसकी विशेषताएं थी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए हर 5 वर्ष में इसका चुनाव हुआ, हर 5 वर्ष में इसका चुनाव होगा, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, और 3 स्तर पर SC ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा, और महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन OBC का अगर आरक्षण की बात करते हैं तो वहाँ पर जिस राज्य में ये बात हो रही है उस राज्य के विधानमंडल पे छोड़ा जाएगा कि विधानमंडल OBC को कोई आरक्षण दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। तो OBC को जो आरक्षण है वो विधानमंडल पर छोड़ा गया। विधानमंडल मतलब विधानसभा, विधान परिषद, जैसे संसद होती है जिसमें राज्यसभा लोकसभा आती है, वैसे विधानमंडल है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि संसद का बेटा होता है विधानमंडल। राज्यपाल के द्वारा 5 वर्ष में एक बार राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा इसके लिए, और हर ग्राम में ग्राम सभा का गठन होगा, हर ग्राम में ग्राम सभा का गठन होगा, ठीक है। अब देखिए ग्राम सभा क्या होता है, तो ग्राम सभा देखिए एक मान लीजिए गाँव है, ठीक है, गाँव में जितने भी लोग वोटर हैं उनको मिला के ग्राम सभा बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि ग्राम सभा क्या होता है कि गांव के उन लोगों का समूह जो गांव के पंजीकृत मतदाता हैं
और देखिए गांव में कम से कम 200 लोग होने चाहिए, तभी वो ग्राम सभा कही जाएगी। अगर 200 लोग नहीं है तो पास के गांव को मिलाकर, ठीक है, उसको ग्राम सभा बना लिया जाएगा। अब ग्राम सभा की एक साल में 2 बार बैठक होनी चाहिए, पर आमतौर पर क्या होता है कि 4 बार बैठक होती है। 4 बार बैठक कौन कौन सी होती है? एक तो 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 1 मई को होती ही होती है, लेकिन साल में 2 बार तो बैठक इसकी होगी ही होगी। बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भैया प्रधान जी करेंगे, जिसको सरपंच भी बोलते हैं, मुखिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ग्राम प्रधान करेगा। अब देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं हम लोग ग्राम पंचायत में क्या है और पंचायत समिति में क्या है और जिला पंचायत में क्या है, ठीक है। देखिए संरचना क्या है इसकी है, तो इसका अध्यक्ष होता है ग्राम पंचायत में, उसको सरपंच भी बोलते हैं, उसको मुखिया बोलते हैं और उसको प्रधान भी बोलते हैं, और एक उपाध्यक्ष भी होता है। पंच, अब देखिए पंच जो होते हैं वो 5 से 13 पंच होंगे हर ग्राम सभा में। देखिए मतलब न्यूनतम 5 अधिकतम 13 हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये मैंने एक मतलब गाँव बनाया, ये मैंने एक गाँव बनाया, ठीक है, और यहाँ पर जो है 4 हो गए, यहाँ पर ये हो गया 5, ठीक है। तो 5 यहाँ पर पंच हम लोग तैयार करेंगे। तो एक यहाँ पर एरिया है, यहाँ से कम 20-25 लोग मान लीजिए खड़े हुए, तो ग्राम सभा के लोग उसको चुनेंगे, ठीक है, चुनेंगे पंच लोग। तो इस तरीके से पंच का चुनाव होगा, ठीक है। और सरकारी अधिकारी क्या होता है? अब यहाँ पर ये जो आरक्षण दिया जाएगा वो SC ST के हिसाब से आरक्षण, जो मैंने बात बताया था उस हिसाब से इनको आरक्षण मिलेगा। सरकारी अधिकारी कौन होता है? VDO, जिसकी अभी परीक्षा रद्द हो गई, वही जो है ग्राम सभा का अधिकारी होता है, VDO, ठीक है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, पंचायत सेक्रेटरीट भी बोलते हैं इसको। अब कार्यकाल देखे क्या है? 5 वर्ष। और अगर देखें ऐसा, देखिए अगर ग्राम सभा जो है वो 5 साल से पहले विघटित हो जाती है, अब देखिए 4 साल 6 महीने पहले हो गई, तब 6 महीने अगर बचा है तब तक फिर से चुनाव हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 5 महीने बचे हैं, उससे पहले ही ग्राम सभा विघटित हो गई है, तब चुनाव नहीं करवाया जाएगा, उसको समय को पास किया जाएगा, ठीक है। जैसे 6 महीने में लिखा हुआ है कि 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने के होंगे और माह में कम से कम 1 बैठक यहाँ पर होगी, ठीक है, 1 बैठक यहाँ पर होगी। और पंच SC और ST के गाँव की जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। और OBC को बताया मैंने कि राज्य मंडल पे छोड़ेंगे, राज्य के विधानमंडल पे छोड़ा जाएगा। सरपंच कौन होता है? जब सरपंच का जो चुनाव होता है उसका अगर बात करते हैं आरक्षण की, तो हर गांव में चक्र में आरक्षण मिलेगा। जैसे मान लीजिए इस बार SC है तो अगली बार ST आ जाएगा, ST तो OBC, ऐसे मतलब जो है चक्र के हिसाब से इनको आरक्षण देते हैं। पंचायत समिति क्या होती है? देखिए संरचना क्या है, देखिए अध्यक्ष होते हैं प्रमुख या प्रधान, उपाध्यक्ष, ठीक है। कुछ सदस्य का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है और उस क्षेत्र के लोकसभा और विधानसभा के सदस्य भी इसका हिस्सा हो सकते हैं, और उस क्षेत्र के जो राज्यसभा और विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो भी इसके अध्यक्ष, वो भी इसके सदस्य हो सकते हैं। और गांव के सरपंच जो होते हैं, गांव के सरपंच वो इसके सदस्य होते हैं। और सरकारी अधिकारी कौन होता है? BDO, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO है, यहाँ पर V नहीं है, BDO है। आरक्षण वही बताया मैंने कि SC ST के क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण मिलेगा, और OBC को वही बात है कि विधानमंडल पे छोड़ा गया है। कार्यकाल 5 वर्ष का है। और यहाँ पर देखिए लिखा है जिला पंचायत। अब जिला पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? संरचना कैसी है? अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा होता है और उस क्षेत्र के लोकसभा और विधानसभा के सदस्य भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। बिल्कुल सेम बातें हैं जो यहाँ पर पंचायत समिति में लिखा है, ठीक है। पंचायत समिति का मतलब होगा ब्लॉक स्तर पर। अब उस क्षेत्र के राज्यसभा और विधानसभा परिषद के सदस्य जो है इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और पंचायत समिति के भी इसके जो सदस्य होते हैं, जो पंचायत समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, वो यहाँ पर इसके पदेन सदस्य होते हैं। और सरकारी अधिकारी कौन होता है? CEO जो है पंचायत समिति का, जिला पंचायत का सरकारी अधिकारी होता है, ठीक है। एक बात मैं बता दूं आपको, जैसे बहुत जगह ऐसा होता है कि चुनाव नहीं होता है, ग्राम प्रधान का चुनाव होना कोई जरूरी नहीं है, वहाँ की राज्य विधानमंडल तय करती है। जो ये पंच होते हैं ना, पंच, इन्हीं में से क्या है, किसी को आपसी सहमति से क्या करते हैं कि किसी को एक प्रधान बना दिया या अध्यक्ष बना दिया और दूसरा व्यक्ति को उपाध्यक्ष बना दिया, ऐसा भी होता है। और कभी कभी क्या होता है कि चुनाव होता है। तो आजकल ज़्यादातर चुनाव ही होते हैं, लेकिन ये राज्य विधानमंडल अगर चाहे तो चुनाव ना कराए, इनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो पंच चुन के आते हैं, इन्हीं में से आपसी सहमति से किसी को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों आर्टिकल देखिए क्या देखेंगे हम लोग, अनुच्छेद 243 से 243 तक। तो अनुच्छेद 243 क्या कहता है कि ग्राम सभा को परिभाषित, जो ग्राम सभा है, जो मैंने अभी बताया आपको, ग्राम सभा जो है वो 243 के अंतर्गत परिभाषित की गई है। एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक, देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा था, ये एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक, यहाँ पर 2 होना चाहिए, ठीक है, 2 होना चाहिए। एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना चाहिए? 2 बैठक होनी चाहिए। लेकिन मैंने बताया कि साधारणतः 4 बैठकें होती हैं, और गणपूर्ति मतलब कितने लोग कम से कम हो तो बैठक मानी जाएगी। तो 1/10 यानी 100, मान लीजिए 100 लोग हैं तो कम से कम 10 लोग उपस्थित होना जरूरी है, 9 लोग होंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर है कि 243A में क्या बताया गया है। देखिए ये अगर आप आर्टिकल याद नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, ये बहुत गहराई वाले क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन आप याद कर लेते हैं तो आप और भी जो एग्जाम देने वाले हैं आरओ वाला, उसमें ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 243A में क्या है कि इसमें ग्राम सभा के कार्यों एवं शक्तियों का निर्धारण जो है वो विधानमंडल द्वारा तय किया जाएगा, ये आर्टिकल बताया गया है। और 243B ये क्या कहता है, पंचायती संस्थाएं त्रिस्तरीय होंगी और जिन राज्यों की संख्या 20 लाख से कम है वहां पर द्विस्तरीय होंगी। यहाँ पर द्विस्तरीय लिखा होना चाहिए, त्रिस्तरीय गलत लिख दिया है। ठीक है, द्विस्तरीय होगी। अनुच्छेद 243C क्या कहता है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत की संरचना की बात की गई है इसमें, और अध्यक्ष को जो है पद से हटाने के लिए जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, जो कम से कम 3/4 लोगों के सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 60 लोग हैं तो इसका 3/4 कितना होगा, 45 लोग। ठीक है, 45 लोग लगभग, हाँ 45 लोग लगभग जो है इसमें सहमति जताएंगे, तभी उसको अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 243D पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण की बात करता है। यहाँ पर जो मैंने बताया आपको आरक्षण वाली बात, वो यहीं पर देखिए बात की गई है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 243E इसका कार्यकाल 5 वर्ष है, ये 243E में बताया गया है। 243F सदस्यों की योग्यता जो है वो कम से कम 21 वर्ष की न्यूनतम आयु इसकी होनी चाहिए, तभी वो सदस्य बन सकता है। 243G पंचायती संस्थाओं की शक्तियाँ और उनके कार्य का जो है प्रावधान है। 243H पंचायती संस्थाओं को टैक्स लगाने का अधिकार है, ये किसके बताया गया है, 243H के अंतर्गत बताया गया है। 243I ये बताया गया है राज्य वित्त आयोग के गठन का जो है राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। 243I के अंतर्गत ये बात कही गई है कि राज्य वित्त आयोग का जो गठन है वो राज्यपाल के द्वारा होगा। ठीक है, 243J पंचायतों का लेख का अंकेक्षण और 243 के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका गठन किया जाएगा इसके लिए। ठीक है, पंचायती राज के लिए। और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं वैसे ही इनको हटाया जा सकता है। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं लिखा है, समझ जाइएगा। जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है वैसे ही इन्हें हटाया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 243L संघ क्षेत्र में लागू होना या ना लागू होना, ये वहाँ की जो है सरकार डिपेंड करेगी। ठीक है, ये केंद्र डिपेंड करेगा कि वहाँ पर जो है संघ क्षेत्र में लागू होगा या नहीं लागू होगा। और देखिए 243M ये आर्टिकल कहता है कि कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। 243N ये कहता है कि पहले से विद्यमान कानूनों एवं पंचायतों का जारी रखना। मतलब ये जब पंचायती राज व्यवस्था जो बनी थी, ठीक है, कब 1993 से पहले, 1993 से पहले जो नियम कानून थे वो सब लागू होंगे। ठीक है, लागू होंगे। 243O चुनावी मामलों पर न्यायालय का हस्तक्षेप पर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था में जो चुनाव होंगे उन पर न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये बताया गया है 243O में। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया जाएगा और आपसे मान लिया पूछ लिया जाए कि चुनावी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप होगा, तो नहीं, ये आर्टिकल में बताया गया है 243O में बताया गया है कि चुनावी मामले में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा, इस पर रोक लगाई गई है। ठीक है, तो ये आपका पूरा होता है पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत। नगर पंचायत हम लोग अगली क्लास में पढ़ें। चैनल पर जो लोग ना है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।